क्या? 2 स्टूडेंट हैं। हम पूछिए एक। हाँ, ठीक है, चलो अच्छा लगा, कोई तो सिंसियर है। हमने बोला था कि प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत और इसका आधारभूत विशेषताएं, स्वास्थ्य क्या है और रोग क्या है, इसके विषय पर हम लोग ओरली टेस्ट लेंगे। तो आप इस पे बताइए, रोग क्या है? मैम, शरीर ठीक से काम नहीं करना और दैनंदिन काम में दिक्कत आना। ठीक है, लेकिन ये अगर 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो ये तो आंसर ठीक नहीं रहेगा। रोग शरीर के साथ, सिर्फ शरीर का ही निरोगी होना स्वास्थ्य नहीं कहलाता। रोग क्या है? मैम, शरीर में अनेक प्रकार के विकार, मानसिक विकार, जो हमारे मन से भी, मानसिक भी, शारीरिक भी, आध्यात्मिक भी समझ और सामाजिक भी, समझ ये सब रोग जस्ट कहलाते हैं। और ठीक। स्वास्थ्य क्या है? वो शारीरिक रूप से ठीक ही होना और सामाजिक और मानसिक रूप से संतुलन होना स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य की एक परिभाषा और भी है कि शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इसके साथ साथ आध्यात्मिक अध्यात्म स्वास्थ्य भी जरूरी है। तत्व। ठीक है, और मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? कोई मानसिक और? स्वास्थ्य हमारा जो सामाजिक आचार व्यवहार है हमारा, जो हम किससे कैसे अच्छे तरह बात करती है, नहीं गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, उदास होना, वो सब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है। जी ठीक है, ये एक्सपर्ट जी, अब आप बताइए मानसिक स्वास्थ्य क्या है? हाँ, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? एक्सपर्ट जी, अब आप बताइए कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है? ये नहीं है। अलका जी, आप ऑनलाइन है? नहीं है मैम। हाँ, प्रेजेंट तो दिख रही है। यस मैम, जय श्री कृष्णा मैम। हाँ, जय श्री ठीक। कृष्ण। हाँ जी, मानसिक स्वास्थ्य के विषय में आप क्या समझती हैं? वही मैम, जब किसी भी व्यक्ति के दिमाग में किसी तरह की कोई भी टेंशन ना हो और मतलब वही मानसिक स्वास्थ्य होगा मैम। ये तो आंसर लिख नहीं सकते ना, ये आंसर हम लिख नहीं सकते ना कि वही होगा। तो मैडम मन में अगर उसके किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी तो कोई भी डिसीजन वो क्विकली ले सकता है और हेल्दी टाइप से, मतलब कोई मन, कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे तो मन विकारों से रहित नहीं होता, लेकिन मन का विकारों पे नियंत्रण हो, जो विकार हमारे मन को प्रभावित करके हमारे मस्तिष्क को प्रभावित ना कर पाए, जैसे अवसाद है, डिप्रेशन है, और बात बात पे गुस्सा होना, या एकदम से चुप हो जाना, या बहुत ज्यादा बोलना है, मन के मैम, अनुरूप ना। मैडम, हाँ, नींद नहीं आना भी एक मानसिक हाँ, बीमारी है। मानसिक विकार है, बिल्कुल, नींद ना आना भी मानसिक विकार का लक्षण है। इंसोमिया जैसी बीमारी, इसको नींद आने की बीमारी को इंसोमिया कहते हैं, ये भी मानसिक विकार ही है। ठीक है, ये मानसिक ठीक। विकार के अंतर्गत आते हैं हम। और प्राकृतिक चिकित्सा की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं? मैम, अलका? जो जीवाणु से हमारा जीवाणु से मैंने रोग नहीं फैलता है। हमारी जो गंदगी है जो शरीर में जमा होता है उसके कारण जो रोग होता है। हाँ, और इसकी और क्या विशेषताएं हैं? 10 हमें सिद्धांत है चिकित्सकों को इसके, 10 सिद्धांत, चिकित्स- 10-12 सिद्धांत हैं, तो आप एक कह के नहीं बात को खत्म कर सकते चिकित्सा ना। मैम, हमें रोग को ठीक करना नहीं है, रोगी को ठीक करना है। हाँ, और
कोई 5 कारण फटाफट बताइए, फिर 5 कारण मैं दूसरे से पूछती हूँ। और मैम चलिए, अलका जी आप बताइए, प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत या विशेषताएं 10-12 हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की सबसे पहले तो ये कि प्रकृति खुद मतलब बीमारी का इलाज करती है। मैम रोगी को इलाज के साथ मानसिक सामाजिक सब कुछ स्वास्थ्य ठीक होता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ जी, अलका जी आप कुछ कह रही थी, एक कारण आपने बताया। और यस मैम, प्राकृतिक चिकित्सा में मतलब वही प्रकृति ही रोग का इलाज करती है। हम्म, हाँ मैम, महात्मा गांधी जी कहते हैं हमें राम नाम से भी रोग ठीक होता है। विश्वास, हाँ विश्वास का, हाँ विश्वास है। पराशक्ति पर विश्वास कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे श्वासों को नियंत्रित कर रही है, इस प्रकृति को नियंत्रित कर रही है, उस पराशक्ति पे विश्वास, ये भी हमारे रोगों को दूर करता है। एक ठीक है। विश्वास होना, हम कोई दवाई खा रहे हैं, विश्वास के साथ खाएंगे कि हम इससे ठीक हो जाएंगे, तो वो असर जरूर करेगी। भले ही हमें उस दवाई पूरा 100% मिले ना मिले, लेकिन हमारा विश्वास जितना दृढ़ होगा, वो दवा उतनी जल्दी असर करेगी। उतना सी जल्दी ठीक होगा। एक जी, मैम इसमें दबे हुए रोग भी ठीक हो जाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, जो पुराने रोग हैं वो भी। जो हमें नहीं पता होते वो वो रोग भी भी इससे ठीक हो जाते हैं। और रोगों का मूल कारण कीटाणु नहीं है, रोगों का मूल कारण क्या है? उनका शरीर का जो हमारा जो तंत्र है, जो रक्त। हमारे शरीर में पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन की अनियमितता। पाचन हम्म। ठीक से नहीं हो रहा, उत्सर्जन नहीं ठीक से हो रहा, और हमारा शरीर क्या है, उसका अवशोषित ठीक से उसको पचा नहीं रहा। हमारे पाचन तंत्र का कम कमजोर होना भी रोग एक का मुख्य कारण है, कीटाणु नहीं है। कीटाणु अगर बाहर से हमारे शरीर में जाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे होगी? हमारे शरीर का पाचन अच्छा है, उसका अवशोषण अच्छा है, उसका उत्सर्जन, जो हमें यूरिनेशन और हमारे स्टूल से जो हमारे विकार निकलते वो सही है, कोई कॉन्स्टिपेशन, कोई पेट खराब नहीं है, तो वो क्या है, हमारे शरीर को बाहर के जीवाणु नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज डिस्टर्ब है, तो बाहर का कोई भी कीटाणु या फिर जो हमारे शरीर के अंदर दूषित पदार्थ जमा हो जाते हैं, उनसे भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। और और आहार ही बताइए। औषधि, आहार ही औषधि है मैम। हाँ, आहार से औषधम, हाँ, आहार ही औषधि। आहार औषधि कैसे है? हम मैडम ठीक से हाँ। हम्म। कहिए मैम। सर मैम वही कि आहार हमें मतलब ऋतु के अनुसार लेना चाहिए, जैसा मौसम चल रहा है उसी के अनुसार आहार लेना चाहिए। हाँ रात के समय ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, ऋतु के अनुसार तो लेना चाहिए, साथ में दिन के अनुसार। जैसे दिन के। जैसे जैसे आयुर्वेद में बोला था, वात पित्त कफ, ये तीनों दोष जो होते हैं, ये व्यक्ति के, मनुष्य के शरीर को प्रभावित करते हैं। ऐसा ही हम पूरे दिन में भी ऐसा होता है, सुबह का समय हमारा वात बड़ा होता है, दिन के समय हमारा पित्त बड़ा होता है, रात के समय हमारा कफ बड़ा होता है। तो हमें दिनचर्या में भी ऐसे भोजन को शामिल करना चाहिए जो इन तीनों का उन्मूलन ना करे, इन तीनों के अनुसार हमारा भोजन हो, तो हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। उसके बाद दूसरा आता है ऋतुचर्या। ठीक है। और बताइए। रोगों को हम प्रकृति के अनुसार रोगों का इलाज करते हैं। प्रकृति में कौन कौन से तत्व होते हैं? मिट्टी, 5 जल, तत्व। वायु। हाँ जी, बताइए। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हाँ जी। और इनसे रोगों का इलाज कैसे? मिट्टी से जानते हैं, मड थेरेपी बहुत प्रचलित मत विधि है। हाँ जी। जल से, वायु से, और अग्नि से। अग्नि से नीचे कैसे? धूप से। से धूप से। हाँ। और और आकाश, तापमान। आकाश, आकाश से कैसे? आकाश का अर्थ क्या है यहाँ पे, तात्पर्य कैसे लेंगे? आकाश के नीचे बैठ जाना, आकाश के नीचे बैठ जाना नहीं। हाँ जी, कैसे? आकाश के नीचे मैंने सही मैंने
जो नहीं, शांत वातावरण है उसे ध्यान करना। वो हाँ, वो मेडिटेशन होता है, लेकिन आकाश तत्व से यहाँ पर उपवास। उपवास, आकाश ठीक। मतलब रिक्त होना, खाली होना। तो हाँ, हमें ऐसा उपवास भी हमारे ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग महत्वपूर्ण है। अंग है। जी, ठीक है, अच्छा है। जवाब ठीक दिए हैं, अच्छे दिए हैं। तो हम आगे पढ़े अब। नेक्स्ट है हमारा शिशिर ऋतुचर्या, हम यहाँ पढ़ रहे थे। हाँ जी, अनका जी, आप पढ़ेंगे? जी मैम, हाँ लिखती जी, हूँ, लिख रहा हूँ। एक मिनट मैम। शिशिर ऋतु चलिए ना। जी, इसका समय है जनवरी और फरवरी। जी। संभावित रोग: अधिक भूख लगना, होठ, त्वचा और दीवार फटने लगती है, सर्दी व रूखापन, लकवा, बुखार, खांसी, दमा आदि रोगों की संभावना बढ़ जाती है। हुँ, पथ्य आहार विहार: क्या सेवन करें? विविध प्रकार के पाक एवं लड्डू, अदरक लहसुन की चटनी, जिमीकंद, पोषक आहार आदि सेवन करें। दूध का सेवन विशेष रूप से करें। तेल मालिश, धूप का सेवन, गर्म पानी का उपयोग करें। ऊनी व गहरे रंग के कपड़े, जूते, मोजे आदि शरीर को ढककर रखें। हुँ, अपत्य आहार विहार: क्या सेवन न करें? बरसात एवं ठंडी हवा से बचे, हल्का रूखा और वायुवर्धक आहार न लें। हुँ। सर नेक्स्ट। मैम, वायुवर्धक चीज क्या है? वो तैली जिनसे हुई हम पदार्थ। जिनसे हमारा वात, शरीर का वात जो है, वात दोष बिगड़ जाता है, वात शरीर में अधिक हो जाता है। जैसे राजमा हो गई है, भारी जो पचने में जो देर से हमारे भोजन पचते हैं, ऐसा आहार ना लें, या लें तो कम से कम खाएं और दिन में खाएं। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है मैडम, वायुवर्धक यानी कि वायु को बढ़ाने हाँ, वाला, वायु है ना? को बढ़ाने वाला। बसंत ऋतु: हाँ मार्च जी। और अप्रैल का समय है। संभावित रोग: दमा, खांसी, बदन दर्द, बुखार, अरुचि, जी मचलना, बेचैनी, भारीपन, भी विकार होते हैं। हम्म, पथ्य आहार विहार है, ये मैम हो चुका था। ये हो चुका था। हाँ, ये मुझे हो लग रहा है ग्रीष्म कि ग्रीष्म ऋतु से पढ़ रहे थे शायद हम, है ना? हाँ, वर्षा ग्री- ऋतु तक पहुंच चुके थे मैम। ग्रीष्म वर्षा ऋतु ऋतु। भी हो गई थी शायद, अच्छा, वर्षा ऋतु पढ़ रहे थे हम, हाँ क्योंकि मुझे याद आया कि हमने हाँ हाँ बाजरे का जिक्र किया था ना कि हाँ बाजरा हाँ गर्म हाँ होता हाँ है। हाँ, ठीक है, वर्षा ऋतु पढ़ रहे थे हम। हाँ जी। वर्षा ऋतु पे पहुंचते हैं हम्म, ना। हाँ जी। ठीक है, ये जुलाई अगस्त का समय है इसका। और हम्म, संभावित रोग है: भूख कम लगना, जोड़ में दर्द, गठिया, सूजन, खुजली, फोड़े, फुंसी, दाद, पेट में कीड़े, नेत्राभिषद, आंख आना, मलेरिया, टाइफाइड, दस्त और अन्य रोग होने की संभावना रहती है। हाँ, वर्षा ऋतु में। पत्यार भी है हाँ, वर्षा जी। ऋतु में क्या है कि ये जो है जुलाई और अगस्त, जुलाई के अंतिम 15 दिन और अगस्त के पहले 15 दिन, इस तरह का हम्म ये जो हमारे हिंदू के महीने होते हैं, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ये
पचने में, हमारे डाइजेशन के लिए हमें नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार ही जो भोजन, खाना, अनाज और सब्जियां, फल आते हैं, हमें उनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। संशोधित जल का मतलब या तो पानी को उबाल के लें या स्वच्छ करके, साफ करके, छान के, जैसे भी उसको अच्छे से साफ करके पीना चाहिए। क्योंकि बारिश के समय जगह जगह वो क्या कहते ऐसी हैं, गंदगी हो जाती है, मच्छर वगैरह हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए हमें सफाई का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और शरीर को ज्यादा से ज्यादा धो साफ, स्वच्छ, सूखा रखना चाहिए। गीला रखने से क्या होता है, एलर्जी, स्किन में रैशेस भी पड़ जाते हैं। हाँ जी। अपत्य आहार। अपत्य आहार विहार। चावल, आलू, अरवी, भिंडी तथा पचने में भारी आहार द्रव्यों का प्रयोग, बासी भोजन, दही, मांस, मछली, अधिक तरल पदार्थ, शराब आदि का सेवन अहितकर है तथा तालाब एवं नदी के पेयजल का सेवन उचित नहीं है। दिन में सोना, रात में जागना, खुले में सोना, अधिक व्यायाम, धूप सेकन, अधिक परिश्रम, अधिक सहवास, अज्ञात नदी और जलाशय में स्नान और तैरना अहितकर है। चावल इन्होंने पहले बोला पथ्य आहार में चावल है, अब पथ्य आहार में भी चावल। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चावल पुराने चावल जो होते हैं वो पचने में सुपाच्य हो जाते हैं। आलू, अरबी, भिंडी ये वही है, वातवर्धक है, इनको कम से कम खाना चाहिए। बासी खाना नहीं खाना चाहिए। दही कम लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। वैसे भी साधारण दिनों में हम दही खाते हैं तो दोपहर के भोजन तक दही ठीक है, उसके बाद शाम को दही नहीं खाना चाहिए। शराब आदि का सेवन नहीं लेना चाहिए। और दिन में सोना, दिन में सोने से वात रोग बढ़ जाता है, इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए। खुले में सोना और ये सब अज्ञात नदी, जलाशय में स्नान करना, क्योंकि पानी का भाव होता है, पानी ज्यादा भर जाता है तो कुछ पता नहीं चलता कहाँ कितना पानी है, इसलिए इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, तैरना या स्नान करना, जिससे कि कोई नुकसान हो। हाँ जी। शरद ऋतुचर्या। शरद ऋतुचर्या। समय अश्विन और कार्तिक, सितंबर अक्टूबर। संभावित रोग। आयुर्वेद के मत से शरद काल में पित्त का प्रकोप होता है, जो शरीर में अग्नि का प्रधान कारक है। अतः ज्वर, रक्त विकार, दाद, छद्री यानी कि उल्टी कह, सिर दर्द, चक्कर आना, खट्टी डकारे, जलन, रक्त और कफ विकार, प्यास, कब्ज, अफरा, अपच, जुकाम, अरुचि आदि विकारों की संभावना रहती है। इस ऋतु में विशेष रूप से पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को अधिक कष्ट होता है। शरद ऋतु में क्या होता है, हमारा पित्त दोष बढ़ता है। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, मतलब पित्त इकट्ठा होता है, क्योंकि उसको हम ज्यादा भूख कम लगती है, आसपास नमी होती है, तो हमारे शरीर को वात रोग हमारा बढ़ जाता है। तो पित्त जो है वो इकट्ठा होता है, क्योंकि वो इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता, हमारा शरीर उसको ज्यादा नहीं पचा पाता, इसलिए हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। अब शरद ऋतु में क्या होता है कि जो पित्त हमारा इकट्ठा हुआ होता है वो पित्त ज्यादा बढ़ जाता है, और इसलिए पित्त प्रकृति वालों को जरा सा भी कुछ भी भारी खा लेंगे, एसिड बनता है। ये भारी भोजन करने से, भारी इस तरह के फ्रूट्स, खट्टे ज्यादा फ्रूट्स खाने से उनका पित्त विकार बढ़ जाता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन और अपारा, अपच, इस तरह की उनके अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उनका शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए भोजन को ऋतु के अनुसार, हर ऋतु में कहा गया हल्का सुपाच्य, लेकिन सर्दी में कहा गया आप गरिष्ठ भोजन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय शरीर, बाहर का तापमान ठंडा रहता है और हमारा शरीर अपने आप को गर्म रखने के लिए बहुत ऊर्जा लगाता है, हमारी जठराग्नि तीव्र होती है और जो भी हम भारी गरिष्ठ पदार्थ खाते हैं वो पच जाते हैं। लेकिन इस तरह हमें, इसके लिए हमें बाकी ऋतुओं में पथ्य आहार और अपथ्य आहार का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम शरद ऋतु में अपने आप को बहुत अच्छे से, अपने डाइजेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ जी। पथ्य आहार विहार। हल्का भोजन, पेट साफ रखना हितकर है। मधुर एवं शीतल, तिक्त, कड़वा नीम, करेला आदि चावल, जौ का सेवन करना चाहिए। करेला, परवल, तुरई, मेथी, लौकी, पालक, मूली, सिंघाड़ा, अंगूर, टमाटर, फलों का रस, सूखे मेवे, नारियल का प्रयोग करना चाहिए। इलायची, मुनक्का, खजूर, घी का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। त्रिफला चूर्ण, अमलतास का गूदा, छिलके वाली दालें, मसाले रहित सब्जी, गुनगुने पानी के साथ नींबू के रस का सेवन, प्रातःकाल या रात्रि में हरड़ का प्रयोग विशेष लाभदायक है। तेल मालिश, व्यायाम, प्रातः भ्रमण,
शीतल जल से स्नान करना चाहिए। हल्के वस्त्र धारण करें। रात्रि में चंद्रमा की किरणों का सेवन करें। चंदन और मुल्तानी मिट्टी का लेप लाभदायक है। ये सारी प्रकृति हमारे आसपास की ही चीजें हैं। हरड़ हमारे घर जी घर में ही मिल जाती है। और हरड़ खाने से क्या होता है, हमारा जो चयापचय, हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है और हमारा खाना अच्छे से पच जाता है। अगर खाना अच्छे से पच जाता है तो उत्सर्जन भी, मल का उत्सर्जन ठीक से होता है, जिससे कि हमारा स्टमक ठीक रहता है। और अगर पेट ठीक है, पाचन तंत्र ठीक है, तो शरीर ऑटोमेटिकली हमारा स्वस्थ रहेगा। जी जी। हाँ जी। अपत्य आहार विहार। मैदे से बनी हुई वस्तुएं, गरम, तीखा, भारी मसालेदार और तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग न करें। दही और मछली का प्रयोग न करें। अमरूद को खाली पेट न खाएं। कनद शाक, वनस्पति घी, मूंगफली, भुट्टे, कच्ची ककड़ी, दही ठीक है। हाँ जी। हेमंत ऋतुचर्या। समय है माघ शीर्ष पौष यानी नवंबर दिसंबर। संभावित रोग है वातज रोग, वात संश्लेषित रोग, लकवा, दम्मा, पाँव में बीवाई फटना, जुकाम आदि। हेमंत अब ऋतु में हमारा कफ दोष ज्यादा बढ़ जाता है, जी जिससे खांसी, पत, जुकाम और वात से कफ वात रोग, ठीक है। दोनों रोग एक नहीं पड़ता, मतलब थोड़ा पिछला जो बचता है वो, और अगला जो इस ऋतु के प्रभाव से बनता है कफ वात कफ, इसे वात कफ कहेंगे। वात कफ रोग हमारा बढ़ जाता है। हाँ जी। पत्याहार विहार। शरीर संशोधन हेतु वमन व कुंजल आदि करें और सिग्न मधुर गुरु लवण युक्त भोजन करें। घी, तेल तथा उष्ण मोगर, गोंद, मेथी के लड्डू, च्यवनप्राश, नए चावल आदि का सेवन हितकारी है। तेल मालिश, उबटन, गुनगुने पानी से नहाना, ऊनी कपड़ों का प्रयोग, सिर, नाक, कान, पैर के तलवों पर तेल की मालिश करें। गर्म एवं गहरे रंग के वस्त्र पहने। आग तापना, धूप सेकना हितकारी है। हाथ पैर धोने से पूर्व गुनगुने जल का प्रयोग करें। जूते, मोजे, दास्ताने, टोपी, मफलर, स्कार्फ का प्रयोग करें। अब ये जो इस ऋतु में हमारा कफ वात कफ बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे शरीर की जठर अग्नि जो होती है वो तीव्रत होती है, लेकिन पित्त जो होता है वो अच्छा उद्दीपन हो जाता है उसको। तो हमें इसलिए गरिष्ठ भोजन करने को बताया है आयुर्वेद के अनुसार या प्रकृति चिकित्सा के अनुसार। कैसा भोजन? गुरु मतलब गरिष्ठ भोजन हो, लवण युक्त हो, नमक मसाले वाला भोजन हो, हम कर सकते हैं। घी तेल वाले हो, जैसे सर्दियों में ही बनाते हैं लड्डू वगैरह, जैसे गोंद के लड्डू हो गए, मेथी के लड्डू, ये सब चीजें ज्यादा घी तेल वाली चीजें हम सर्दियों में ही बनाते हैं, जिससे कि वो हमें आसानी से पच जाती हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं। क्योंकि हमारा शरीर बाहर की ठंड से लड़ने को तत्पर रहता है, उसे ऊर्जा की जरूरत होती है, और हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं जिससे कि हमें और ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर को गर्मी से लड़ने, सर्दी से लड़ने की ताकत मिलती है। तेल मालिश करना, हर ऋतु में तेल मालिश को बताया गया है, कोई भी, लेकिन गर्मियों में बस कम करें, कभी कभी करें, बाकी हर ऋतु में तेल मालिश। मैम रात में और दिन में तेल मालिश का समय कैसे? तेल मालिश का समय तो सबसे उत्तम समय नहाने से पहले, हमें स्नान करना है उससे कुछ समय पहले हमें तेल मालिश करें, और उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद हम स्नान कर लें। लेकिन मैम पहले गर्मियों पेवरे से मैंने आए पाद से
ना हेड से हाँ जी, ऊपर से और नीचे से हम तेल मालिश करें। हाँ, हाथ पैरों की अच्छे से शरीर पर तेल मालिश करें। ठीक है। गर्मियों में इसे कम करें क्योंकि शरीर के अंदर वैसे ही गर्मी होती है बाहर, और तेल लगाना वो रगड़ने से और ज्यादा गर्मी लग सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है। उसे कम करें, जैसे 2-3 दिन में एक बार कर लें, लेकिन कुछ ऋतुओं में रोज करना बताया है। ठीक है, उसे तेल मालिश कोई भी तेल ले सकते हैं ऋतु के अनुसार। सर्दियों में तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, जो कि सरसों का तेल एवर होता है अच्छा। बादाम का तेल ले सकते हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो। उससे अच्छे से मालिश करें स्नान से पहले। ठीक है, स्नान से पहले कुछ लोग होते हैं रात को तेल मालिश कर लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं रहता। लेकिन अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जिसको जैसे टाइम मिले, पर स्नान से पहले ठीक रहता है। ठीक है। हाँ जी। अपत्य आहार विहार। ठंडे वायु बढ़ाने वाली वस्तुओं का सेवन, नापातुला भोजन, बहुत पतला भोजन न करें और दिन में नहीं सोना चाहिए। अधिक हवादार स्थान में रहना चाहिए। ठंडी हवा हानिकारक है। नहीं, हवादार स्थान में रहना और ठंडी हवा हानिकारक है। सर्दी। खुले पांव नहीं रहना चाहिए। ये सर्दी की बात हो रही ना मैम। हाँ जी। हाँ जी। हल्के सफेद रंग के वस्त्र न पहने। हाँ, क्योंकि हल्के जो सफेद रंग के वस्त्र होते हैं वो गर्मी को अवशोषित नहीं कर अवशोषित कर। पाते। हम्म। काले आ, वस्त्र जो होते हैं वो जी। गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए हल्के रंग के कपड़े ना पहने। और सर्दियों में वैसे भी थोड़े डार्क कलर्स ही पहनते हैं ऑलमोस्ट। हम्म। हाँ जी। आहार संबंधी स्वास्थ्य नियम। अच्छा, ये जो पहले हमने ऋतुओं के बारे में पढ़ा, इसमें ऐसा कुछ है जो कि हमें दोबारा से समझना पड़े? क्लियर है वो? जी मैम। हाँ जी। स्वस्थ आहार वह है जो कि स्वास्थ्य को बनाए रखने या उसे सुधारने में मदद करता है। यह कई चिरकालिक स्वास्थ्य जोखिम जैसे मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ आहार में समुचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों और पानी का सेवन शामिल है। पोषक तत्व कई अलग खाद्य पदार्थों से प्राप्त किए जा सकते हैं, अतः विस्तृत विविध आहार मौजूद है जिन्हें स्वस्थ आहार माना जा सकता है। स्वस्थ आहार हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। असंख्य आहार और कई चिकित्सा और सरकारी संस्थानों की सिफारिशें हैं जो स्वास्थ्य के कुछ पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई हैं। प्रमाण हृदय धमनी हृदय रोग को कम करने के लिए उपाय के रूप में संतृप्त वसा की बजाय बहु असंतृप्त वसा के सेवन का समर्थन समर्थन करता है। करता है, हाँ। अभी आहार संबंधी नियम है ये। इससे पहले हमने ऋतुओं के अनुसार पढ़ा कि ऋतुओं में हमने पढ़ा कि हमारा कफ, वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष ऋतुओं के अनुसार हमारे बढ़ते हैं और कम होते हैं। तो उसके अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। लेकिन एक दिनचर्या में भी हमारा ऋतु का प्रभाव पड़ता है। सुबह हमारा वात हमारे शरीर में संचित होता है, दोपहर को पित्त और शाम को कफ रोग। तो उसके अनुसार हमें खाना खाना चाहिए। और जो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि बचपन में क्या हम कफ दोष से पीड़ित होते हैं, बच्चों को खांसी सर्दी जुकाम हो जाता है। जब उसके बाद मध्य आयु होती है तो हमारा पित्त दोष ज्यादा होता है कि भूख लगती है। यंगर एज होती है तो हम कुछ भी पचा जाते हैं। लेकिन जैसे उसके बाद हमारी जो वृद्धावस्था होती है उसमें वात दोष ज्यादा बढ़ जाते हैं। के जोड़ों के, कारण जोड़ों में दर्द, हाँ ये बॉडी सब, पेन। हाँ बॉडी पेन, ये सब एक आयु के अनुसार भी हमारे जो तीनों दोषों पे हमारा शरीर जो है निर्भर करता है। अब हमें बताएं आहार संबंधी हमारे नियम कैसे होने चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ ऋतु के अनुसार भोजन करना, दिनचर्या से हम लोग बच जाते हैं। आगे है आहार संबंधी नियम, जिसमें खाना खाने को बहुत अच्छा लगता है। कोई भी हम मसाला तेल इस तरह का खा लेते हैं, अच्छा लगता है। एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, 3 बार खा लिया, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता कि धीरे धीरे हमारा फैट बढ़ जाता है। शरीर के अंदर कहीं ना कहीं फैट बढ़ जाता है। कुछ हाथ पैरों में, थाइस पे इस तरह का फैट बढ़ जाता है जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है, और जिसके कारण हमें डायबिटीज या फिर हार्ट पेशेंट, हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं। यहाँ तक कि एक कोई हमारा शरीर, आप तो जानते हैं कि सेल से बना हुआ है। एक एक सेल मिलके ऑर्गन्स बनाता है,
जिससे कि हमारा शरीर चलता है। और सेल हमारे रोज ही रिपेयर होते हैं, कुछ पुराने सेल्स टूटते हैं, नए सेल बनते हैं। जो हमारे पुराने सेल टूटते हैं वो हमारे यूरिन और उसके स्टूल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो वेस्टेज रह जाती हैं शरीर के अंदर, और कुछ हमारा खाना खराब, उससे क्या होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए हमें बहुत संभल के, बहुत अच्छे से हमें अपने जीवनचर्या को रखना चाहिए। हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? एक तो हमारा खाना ठीक हो, और एक हमारा एक्सरसाइज ठीक हो, हमारे घर के काम काज ठीक कर से करें, और कुछ ना कुछ एक आधा योगा हम अपने जीवन में जरूर करें, एक प्राणायाम और एक आधा योगा, जिससे कि हमारे शरीर को पूरी ऑक्सीजन मिलती रहे। नहीं भी अगर हम कर सकते तो हमें बैठ के गहरी गहरी सांसें लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है, 2-3 मिनट, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट। अगर इस तरह भी कर लेते हैं तो पूरी ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलती है। क्योंकि हमारा बिजी लाइफ ऐसा हो जाता है, लाइफ शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि हमें अपने लिए समय नहीं होता, हम सबके काम कर देते हैं, ये भी करो, इनके लिए भी करो, उनके लिए भी करो। हाँ जी। मैम ग्रीष्म ऋतु के एक्सरसाइज करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए? किसके लिए? ग्रीष्म ऋतु में हाँ बिल्कुल करना समर चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में एक्सरसाइज करें, लेकिन ज्यादा ना करें। अगर आप प्रॉपर योग करना चाहिए, एक्सरसाइज के बजाय तो मैं कहूंगी योग करना चाहिए, जिससे हमारे सभी 272,000 जो 72,000 नाड़ियां हैं उन सबका शोधन होता है, हमारे पूरे शरीर का शोधन होता है। मैम सूर्य ग्रीष्म ऋतु, नमस्कार करना चाहिए? बिल्कुल सूर्य नमस्कार अगर रोज करते हैं, एक ही सूर्य नमस्कार रोज करते हैं, तो इसके अंदर सूर्य नमस्कार कम से कम 7-8 आसनों से मिलके बना है, तो एक सूर्य नमस्कार करते हैं, ये भी इनफ है। बीपी हाई वालों को मना करते हैं ना मैम गर्मी में सूर्य नमस्कार? हाँ लेकिन वो शाम को कर सकते हैं, खुले में शाम को कर सकते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी होती है ना, शाम का टाइम होता है, जैसे 6-7 बजे होते हैं, खाना 6 बजे खा लो, 8 बजे अपना एक सूर्य नमस्कार का एक सेट कर सकते हैं। अगर बीपी हाई रहता है तो इसका ये कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। इसमें थोड़ा कुछ समय तक, 3-4 महीने तक सिर्फ हमें अपने डाइट को अच्छे से रखना है, ऑयली नहीं खाना, फल सब्जियां हमारी डाइट में होनी चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। उसके बाद हमारा शरीर अच्छे से साफ होना चाहिए, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। देखो धीरे धीरे बीपी कितना नॉर्मल आ जाता है। ठीक है मैम। हाँ जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसमें मैम ये बताया था, इन्होंने क्या बताया था, प्रमाण हृदय धमनी हृदय रोग को कम हाँ करने के लिए हाँ, करने के उपाय इसमें के क्या रूप है, में। हाँ हृदय धमनी हृदय रोग, हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है हमारी, हार्ट पेशेंट होते हैं, कई लोगों को हार्ट, कुछ खाते हैं ना, हमारा खाना, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि हमारा खाना जो भी है जैसा भी है, तो उसके अंदर हमें नहीं पता चलता कि हमारे हार्ट ब्लॉकेज हमारी धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। और एक एज के बाद, अबाउट 50 के बाद हमारी हार्ट अच्छे से काम, ऑर्गन्स जो होते हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। इनको प्रॉपर करने के लिए हमें अपना चलना, पैदल चलना, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इनको हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक को रोकने, इनको कम करने के लिए उपाय में संतृप्त वसा, मतलब सैचुरेटेड फैट जो होता है उसका वो बताया गया कि हमें ऐसा फैट खाना चाहिए और ऐसा फैट नहीं खाना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय हाँ, सैचुरेटेड की जगह अनसैचुरेटेड फैट का सेवन करें। अनसैचुरेटेड फैट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारे घर में हमारे अपने पशु हैं और उनसे हमें शुद्ध घी मिलता है, अच्छे चारे का बना हुआ घी, शुद्ध घी मिलता है, तो वो हम 1 चम्मच से 2 चम्मच, अपना हार्ट पेशेंट भी 1 चम्मच खा सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए। और वो खाने का समय सुबह खा लें, जैसे सुबह के खाने में थोड़ा बहुत खा लें, शाम को ना खाएं। उसके बाद हमारा लंबी सैर चलना, हमारा पैदल चलना, क्योंकि उसको पचाना भी जरूरी है ना। मना क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसके पचाने के लिए हम कोई भी प्रयास नहीं करते हैं, खाया और खा के बैठ गए एक जगह, ये सबसे ठीक है, ज्यादा नुकसान करता है। ठीक है मैम। WHO व्यक्तियों और आबादियों दोनों के लिए निम्नलिखित 5 सिफारिश करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी। ऊर्जा संतुलन और स्वस्थ वजन प्राप्त करे, चलिए। हाँ, कुल वसा से ऊर्जा संतुलन मतलब कि हमारे शरीर, बैलेंस्ड। हाँ बैलेंस, बैलेंस हो, लेकिन किस तरह का ऊर्जा हो कि हमें काम करने में शक्ति हो, हम निस्तेज ना रहें। और स्वस्थ वजन मतलब अपनी हाइट के अनुसार, एक BMS जो होता है, हाइट अपना वजन देखना,
कि हमारी हाइट इतनी वेट के हाइट, अकॉर्डिंग। हाँ हमारी हाइट इतनी है तो हमारा वेट इतना हो, इससे ज्यादा वेट ना हो। अगर इससे ज्यादा वेट होता है तो हमें अपने उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। जी। हाँ जी। कुल वसा से ऊर्जा ग्रहण सीमित करें और संतृप्त संतृप्त वसा से के सेवन से असंतृप्त वसा के प्रति वसा सेवन को हटाएं। वही सैचुरेटेड हाँ की बजाय अनसैचुरेटेड ले हाँ। और पार वसामल्य के उन्मूलन की ओर खिसके। हम्म। ठीक है। और अपने जो भी हम लोग खा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारा हमने ऑयल खा लिया है या कुछ ऐसा खा लिया, तो उसके बाद हमें उसको कम करने का प्रयास करें शरीर के अंदर। कैसे कम करेंगे? हम उसको वापस तो नहीं निकाल सकते, हम बहुत सारे ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारा वो कम हो जाए, फैट हमारा नुकसान ना करे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगले दिन खूब सारा पानी पिए, हो सके तो कुछ कम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाएं, कुछ अनाज ना लें, सॉलिड मील ना लें। पानी का सेवन ज्यादा करें, गर्म पानी, गुनगुने पानी का सेवन ज्यादा करें, और पानी में नींबू जैसे इस तरह के नींबू डाल के हम पानी पी सकते हैं, जिससे कि हमारा ये जो वसा अम्ल जो हमारे शरीर में ज्यादा हो गया उसको हम बैलेंस कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक दिन हम ठूस ठूस के खा लें और अगले दिन हम इस तरह करें। हमें इसका रोज ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। ये कभी कभी का होता है कि चलो आज ज्यादा खा लिया, अगले दिन हो सके तो फास्ट रख लें। थोड़ा पानी, फास्ट का मतलब ये नहीं बिल्कुल भूखा रहे, वो नुकसान कर जाएगा। पानी जैसे ज्यादा लेते रहे। जिस हाँ दिन शादी में खा ले तो नेक्स्ट डे थोड़ा आराम दे। हाँ हाँ, नेक्स्ट डे हाँ बिल्कुल आराम से, मतलब सब्जियां खा लें, कच्ची सब्जियां, सैलेड्स वगैरह हाँ। खा लें, पानी का सेवन ज्यादा कर लें। हाँ जी। नेक्स्ट ये है फलों और सब्जियों, फलियों, अनाज और गिरीदार फलों का सेवन करें, हम्म, सेवन बढ़ाएं हाँ और जी। गिरीदार सामान्य फल, चीनी का सेवन कम हाँ करें। जी। गिरीदार फल कौन से होते हैं जानते हैं आप? फलियां जैसे जो भी बीन्स वगैरह होती हैं, सेम की फली होती है, फलियों वाला भोजन ज्यादा करें, क्योंकि इसके अंदर अपने विटामिन, कैल्शियम और ये सब ज्यादा, मिनरल्स। जी। हाँ जी जी। मिनरल्स ज्यादा होते हैं। और गिरीदार फल जैसे ये अपना श्रीफल है, नारियल जो फल है, इसको एक प्रॉपर डाइट मानते हैं कि नारियल के अंदर प्रॉपर डाइट है। अगर नारियल को खा लेते हैं तो हमें, अगर एक नारियल नारियल का थोड़ा सा हिस्सा हमने खा लिया है तो हमें दूध वगैरह की भी जरूरत नहीं है, वो इनफ हो जाता है। नारियल श्रीफल जो है प्रॉपर डाइट में माना जाता है। खरबूजे हो गए, गिरीदार फल होते हैं, तरबूज हो गए, ये ऋतु के अनुसार, गर्मियों में ऋतु में हमें वैसे ही भोजन देती हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त होता है। मैम तरबूज खाने खाली पेट में खाना चाहिए और खाने के बाद? खरबूजा वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाली पेट खाना चाहिए, इससे लूज मोशन वो हो जाएगा, हैजा बन जाएगा। ठीक है। हाँ, जो ये तरबूजा खरबूजा है ये बिल्कुल भी खाली पेट नहीं खाने चाहिए, इससे डायरिया हो जाता है तुरंत। 10 में से 7-8 लोगों को तो जरूर हो जाता है, किसी कोई एक सॉलिड जिसका होता है डाइजेशन वो बच जाए, अदरवाइज इसको डाइजेशन, इसको डायरिया हो जाता है। हाँ जी। नमक सभी हाँ जी। स्रोतों से सोडियम का सेवन सीमित करें और यह सुनिश्चित करें कि नमक आयोडाइज्ड कृत हो। हम्म। अन्य सिफारिशों में हाँ, हाँ, शामिल है। हमारी सब्जियों में नमक होता है, आप जानते हैं, जैसे तोरई की सब्जी बनाते हैं उसमें आप बिल्कुल हल्का सा नमक डालेंगे, उसमें ऑलरेडी सोडियम होता है। जिन सब्जियों में सोडियम होता है तो उसमें नमक कम से कम खाएं, क्योंकि हमें प्राकृतिक रूप से नमक मिल रहा है। जैसे थोड़ा मन का वहम होता है या स्वाद कह लो जीभ का कि हमें लगता है नमक नहीं है, लेकिन जितना हमारी बॉडी को इनफ है वो उन सब्जियों में ऑलरेडी होता ही होता है। तोरी और घिया क्यों इसलिए कहते हैं, एक तो हल्के इसमें पोटाशियम सोडियम होता है दोनों में, और ये अच्छे से नेचुरल हमें नमक देती हैं, ये हम खा सकते हैं। और ये हमें खाना चाहिए जिससे कि हमें नेचुरल मिनरल्स मिले, और हमें बाहर से नमक ना खाएं जो कि हमें ज्यादा नुकसान करता है। किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं नमक कम खाओ, तो उनको घिया तोरी सबसे ज्यादा बोला जाता है, घिया से नहीं तोरी सबसे ज्यादा बोली जाती है, क्योंकि घिया में सोडियम ज्यादा होता है, वो भी नुकसान करता है। घिया को भी कहते हैं कम खाओ, तोरी ज्यादा खाओ, तो इनमें नेचुरल नमक होता है। जी। कोशिकीय आपूरण और वाहन प्रोटीन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त आवश्यक अमीनो एसिड प्रोटीन, सभी आवश्यक अमीनो एसिड पशुओं में मौजूद है। कुछ चुनिंदा पौधे जैसे सोया सभी आवश्यक अम्ल देते हैं। हम्म। अन्य खट्टा पौधों फल के। ये जी। है,
अमीनो एसिड मतलब जिसमें थोड़ा खट्टापन होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये कुछ जो नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर उनको वैसे मिल जाता है, और कुछ पौधे जैसे सोया होती है, इस तरह इन सब्जियों में ज्यादा होता है। तो हमें नेचुरल ज्यादा खाना चाहिए, बजाय कि बाहर का या आर्टिफिशियल खाने से बेटर है नेचुरल ज्यादा खाएं। हाँ जी। अन्य पौधों के संयोजन भी सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान कर सकते हैं, जैसे एवोकाडो जैसे फल और कद्दू के बीजों से भी सभी आवश्यक अमीनो एसिड मिल जाते होते हैं। हैं। हाँ जी। जी। और विटामिन और कुछ खनिज जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक पदार्थ सीधे जहरीले पदार्थ जैसे भारी धातुएं कार्सिनोजेनिक उदाहरण के तौर पर बेंजीन से बचना चाहिए। सीधे मानव रोग जनकों सीधे सीधे जहरीले पदार्थ से अर्थ है, जैसे हमारा जो भी हमारा यहाँ पर, मैं आपको, हम लोग क्योंकि खाने की बात कर रहे हैं उससे बताऊंगी कि खाने में हमारे काफी सारे दवाइयां, पैरासाइट, पेस्टिसाइड हम लोग छिड़कते हैं, उनसे जो भी होती है उनसे बचना चाहिए। कम से कम प्रयोग करें, लेकिन अगर आता है, हम लोग तो घर में बनाते नहीं है, तो जैसा आता है उसको अच्छे से धो लें। इस तरह के जहरीले पदार्थों से बचें और अपने आप को अच्छे से, सब्जियों को, अनाज को अच्छे से धो के इस तरह खाएं, जिससे कि हमारे अंदर इस तरह के जहर जो है वो ना जा पाए और हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। जी। मानव रोग जनकों द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों से बचना। हाँ, मानव रोग जनकों द्वारा इसी तरह के दूषित खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड छिड़क देना, गंदी जगह पे खाने की चीजों को रखना, और सड़ी गली चीजों के साथ रखना, ये सब चीजें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जी। अस्वस्थकर आहार। एक अस्वस्थकर आहार असंख्य चिरकालिक रोगों के लिए प्रमुख जोखिम का कारक है, जिसमें शामिल है हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, असामान्य रक्तवासाब, अधिक वजन, मोटापा, हृदय रक्तवाहिनी संबंधी रोग और कैंसर। एक अस्वास्थ्यकर आहार, जो खाना हमें स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, वो चिरकालिक मतलब लंबे रोगों को, देर तक चलने वाले रोगों का कारण बन सकता है, जिसमें कौन कौन से ऐसे रोग हैं, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज और असामान्य रक्तस्राव, जैसे ये वो किसी गया को, मैम कोलेस्ट्रोल शायद, है ना? कौन सा, असामान्य रक्तवसाब। उच्च रक्तचाप है, उच्च नहीं, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डायबिटीज, असामान्य रक्तवसाब। हाँ ये, असामान्य रक्तवसाब तो शायद हाँ, ये वही होगा। रक्त के अंदर वसा का आ जाना, कोलेस्ट्रॉल जैसा, जी। हाँ, अधिक हाँ वजन, हाँ मोटापा कोलेस्ट्रॉल। और जी। हार्ट ब्लॉकेज और रक्त वाहिका संबंधी रोग, जो जी। हमारे ब्लॉकेज हो जाती हैं उन हम्म। सब का, और कैंसर जैसे रोग, ये हमारा सब इनका कारण होता है खाना, भोजन, उसको ठीक से संयमित करके न खाना। हाँ जी। डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि प्रतिवर्ष 2.7 लाख मौतें आहार में सब्जी और फल की कमी की वजह से है। विश्व स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि 19% जठरांत्रिक परत कैंसर, जठर आंत्र 31 परक कैंसर, हाँ जी। 31% स्थानीय अरक्तता संबंधी हृदय रोग और 11% आघात का कारक है। इस प्रकार यह दुनिया भर में मृत्यु के निवारणीय कारणों में से एक है। ये 2.7 लाख जो मौतें हैं वो आहार में सब्जी और फल की कमी इसकी वजह से, क्योंकि कच्ची सब्जियां हम नहीं खाते, जिससे कि हमें और भी पोषक तत्व मिल सके, हमारा ब्लड जो है वो अच्छा बन सके और हार्ट तक हमारा ब्लड पहुंच सके, और जिससे कि फ्रूट्स और सब्जियों को बोला है, अब बोलते हैं फ्रूट्स बड़े महंगे हैं, लेकिन जो मौसमी फल होते हैं वो बकायदा बाकी फलों से सस्ते होते हैं। सस्ते होते हैं। बाकी फलों से जो अपने हम देखते हैं कि हाँ बड़े बड़े, चाहे वो हमें कितने भी पसंद हो, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें मौसम के अनुसार फल खाने चाहिए, वो जो हमारी पॉकेट में भी आ जाते हैं और वो हमें फायदा भी पहुंचा देते हैं। अरक्तता संबंधी हृदय रोग, जिसके कारण जो ब्लड होता है, खून की कमी होती है, जिस इससे भी हमारा हृदय के रोग बनते हैं। 11% आघात मतलब हार्ट अटैक। इस प्रकार दुनिया भर में मृत्यु के निवारणीय कारणों में से ये सब जो है
मृत्यु के कारणों में से एक है, जो हमारा अस्वास्थ्यकर आहार है। ठीक है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है ये? ओके, हाँ जी, खाद्य आगे। व्यसन विवाद। हम्म कुछ का दावा है कि कृत्रिम मिठास, रंजक, परिरक्षक कारक और खाद्य पदार्थों में स्वाद के लिए मिलाए जाने वाले पुट से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही है, जैसे कि कैंसर या एडीएचडी के जोखिम की वृद्धि। हम्म कृत्रिम मिठास, ये जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं या जो भी हमारे खानों में मिठाई या प्रोसेस्ड फूड होते हैं मीठा, उनके अंदर काफी टाइम तक, जैसे चॉकलेट हो गई है, तो इस तरह के जो बाहर से जो बना के प्रोसेस फूड रखे जाते हैं, मीठे फूड रखे जाते हैं, उससे हमें स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा बीमारियां बनती हैं। और इससे ऑलमोस्ट सबसे बड़ी कौन सी बीमारी बनती है? कैंसर जैसी। ठीक है। फास्ट फूड के आलोचकों में शामिल है कि जैमी ओलिवर, मॉर्गन स्परलॉक और एरिक स्केलर। ये इनके नाम जी। है जो फास्ट फूड के आलोचक रहे हैं, उनके बारे में जी। जिन्होंने लोगों को अवेयर किया है, उनके नाम है जेमी ऑलिवर, मॉर्गन स्पारलक और एरिक स्टॉलसर। जी। नेक्स्ट है सामान्य नियम। हम्म आहारार्थ कर्म कुर्यार्थ अनिद्रम, यानी हम्म उदर निर्वाह हेतु अच्छे कर्म से ही धन प्राप्त करें। ये बात तो अन- बहुत छोटी सी है, बोले कि भाई उदर निर्वाह मतलब पेट पेट का। के लिए, जी। भोजन के लिए अच्छे कर्म से ही धन संचय करें, अच्छे कर्म काम करें, मेहनत करें, उससे कमाएं। इससे क्या होगा? अगर गलत काम करेंगे तो टेंशन, बहुत ज्यादा तनाव, हर समय से बचे रहना, कि हर समय डर में जीना, फिर वो भी जीना नहीं होता, हमेशा डर लगा रहेगा कि कहीं किसी को पता ना चल जाए हम गलत काम कर रहे हैं, कहीं इस गलत काम से हमें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो इसलिए थोड़ा खाएं, थोड़ा करें, लेकिन अच्छे काम करें, जिससे कि मस्तिष्क मानसिक शांति मिल सके। हाँ जी। अन्न का सदैव पूजन करें। नित्य पूजित अन्न बल तथा वीर्य प्रदान करता है। हाँ, जो कहते हैं भावनाएं जो होती हैं वो बड़ी प्रबल होती हैं। भावनाएं जो होती हैं वो पत्थर में भी ईश्वर को, जो लोग होते हैं जो अपनी भावना को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं, उन्हें पत्थर में भी ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं, ये एक बार टेस्ट हुआ था कि कोई भी खाना खा रहे हैं, एक ग्रुप, दो ग्रुपों में लोगों को बांट दिया। एक को बोला आप भोजन को नमस्कार करके खूब खुश होके और इसको प्रणाम करके खाओ, और एक को बोला आप ऐसे खाओ। तो उन्होंने ऐसे खाया। एक वीक के बाद देखा, जो खुश होके भोजन को देखते हैं, उनको प्रणाम करके खाते हैं, तो उनके अंदर अच्छे रिजल्ट मिले, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हुई। और जो बिना ऐसे खा जाते हैं, उनको टेस्ट का भी पता नहीं चलता, और बस सिर्फ खाना खाया और वो ठीक, मतलब ऐसा ही रहा। तो हमें किसी चीज को अगर हम रेस्पेक्ट देते हैं, तो उससे साथ हमारी भावना जुड़ जाती है, और हमारा मन प्रसन्नता के साथ उसको ग्रहण करता है, जिससे कि वो हमें अच्छे रिजल्ट देता है। जी। अन्न देखकर हर्षित हो, प्रसन्न हो, उसकी सर्वस प्रशंसा सर्वशः करें। प्रशंसा हाँ, करें। सर्वस। अब जी। खाना देख के कई बार पसंद की चीज नहीं होती, सबसे पहले मुंह बनते है कोई खाना है, ये कोई सब्जी बनी है, हम नहीं खा रहे इसको। तो वो चिड़ के खाने से वो खाना जो होता है वो हमें नहीं लगता है, चाहे उसको कितना भी बढ़िया खिल बनाकर दो, मतलब कितना भी सारा खा ले, वो उसका शरीर, उसको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा। कहते हैं सूखी रोटी है, उसको भी खुश होके खाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा सा हमें, तो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी। तो खाने जी। को देख के खुश होके खाना चाहिए। जी। बीचों बीच में न खाएं, भूख लगने पर ही खाएं। स्वस्थ स्थान पर और प्रेम पूर्वक दिया हुआ खाएं। आहार प्रकृति अनुसार कफ वात पित्त के अनुसार हो। मन की वासना के लिए जो मनुष्य खाता है उसकी सूक्ष्म देह का पोषण होता है। वासना हेतु खाने से रोग हो सकते हैं। जो मन देह की, की। जी। मतलब ये नहीं खाना है हम ये भी खा लूं वो भी खा लूं, मतलब एक पेट को थैला बना के भरना नहीं है। जितना भोजन हमें रुचि करो, जितना हमें संतुष्ट मिल जाए, हमें उतना खाना खाना चाहिए, जबरदस्ती ज्यादा नहीं बनाना खाना चाहिए। हाँ जी। जो देह के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाता है उसे रोग नहीं होते, और जो देह के की आवश्यकता अनुसार ही खाता है उसे साधना कहते हैं। हम्म उष्ण सिंह मात्रा वदय जीवने वीर्या विरुद्धम इष्टे देवे इष्ट सर्वे फलम करम नाति दुर्दम नाति विलंबनम। अजल्पन, अहसन,
तन्मना भुजित भुंजित आत्मानं आत्मनम अभी अभिसमीक्षम सम्यक्। सम्यकम। हाँ, चरक संहिता में चरक कहा गया, हाँ, जी जी कि गर्म, स्निग्ध और उचित मात्रा में ही गर्म खाना हो। स्निग्ध हो मतलब बिल्कुल सूखा हुआ ना हो, और उचित मात्रा में हो ऐसा भोजन। भोजन में अनुचित संयोग, जैसे कि खीर के साथ दही, ये अनुचित संयोग है। खीर के साथ दही का अनुचित संयोग है। उचित संयोग वाला खाना हो। दूध और फल एकत्रित ना हो, कि दूध और फल को एक साथ खाना वर्जित हाँ। माना गया है चरक और संहिता मैम में। फ्रूट क्रीम का कितना चलन है? और ये कितना नुकसान करती है? ये बहुत बिल्कुल मैम, नुकसान करती है। बिल्कुल। डाइजेशन कर, बहुत ज्यादा लोगों का, बच्चों का आजकल डाइजेशन खराब होता है, किडनी खराब हो जाती है। जो जिम जाने वाले बच्चे हैं, जो प्रोटीन खाते हैं, ये बनाना शेक पीते हैं, ये बहुत नुकसान करता है। बनाना शेक नहीं देना चाहिए मैम नहीं, कभी बिल्कुल भी? नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ जो है फल को खा लो, लेकिन शेक बना के नहीं लेना चाहिए। हम लोग बड़े ओके। शौक से मैंगो शेक पीते हैं, लेकिन आम कैसा होना चाहिए? बहुत मीठा, खट्टापन नहीं। दूध का खट्टे का बैर है, दूध और खट्टा विपरीत विरोधी वो है, तो खट्टा लेकिन बिल्कुल जैसे नहीं मैम चाहिए। केला मीठा है। केले में पोटाशियम होता है, जी तो दूध और पोटाशियम ठीक नहीं होता। ठीक ठीक है, मैं बच्चों को देते हैं ना, कराटे वाली मैम भी बोलती है बेटे को हाँ, कि मैंगो लेकिन बनाना बोलते हैं शेक वो पी के लोग, आओ। हाँ, वो फिर उतना मेहनत करवाते हैं बच्चों को, लेकिन ये हम्म, ठीक नहीं है। ठीक है आप मैम। केले खा लो, उसके ऊपर से दूध पी लो, 2-4 मिनट बाद उसके ऊपर से दूध पी लो, लेकिन साथ में तो मनाही कर, चरक संहिता में आयुर्वेद मना करता है। हम्म, ठीक है मैम। भोजन के लिए अच्छे स्थान पर बैठे, उसके लिए आवश्यक बर्तन या थाली अस्वस्थ हो। भोजन करते समय स्वयं की प्रकृति का भली भांति विचार कर एकाग्र चित्र से भोजन करें। शीघ्रता से अथवा अत्यधिक धीमे धीमे भोजन न करें। भोजन करते समय गपशप या हंसना टालें। हम्म। अब अ, इन्होंने भी देखो, चरक संहिता में भी कहा है कि भोजन में अनुचित संयोग। अनुचित संयोग क्या है? दूध और फल एक साथ होना। अब इसमें केला भी फल ही है ना, जी मैम, तो दूध और फल एक साथ ना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। नो छिद्दिष्टं कस्यचित् धातुं न धादेत्य थान्तरा न चैवात्यसनं कुर्यात् न चोष्टिशं कदिष्टे वर्जते। न न उच्चोषिष्टम कस्य अद्यचित नाद्यत अस्तांतरा न चैवत्यशन कुर्यात् न उच्चिष्टम कच्चित वर्जित। मनुस्मृति में कहा गया, झूठा अन्न किसी को ना दे। न उच्चिष्टम कस्य अद्यत, कि झूठा अन्न किसी को ना दे। सवेरे संध्या समय भोजन के ये स्वाभाविक समय छोड़कर अन्य समय कुछ भी ना खाएं। कितना नियम बता दे कि सवेरे संध्या के समय और भोजन के स्वाभाविक समय जो है, जैसे दोपहर का हो गया, संध्या तक। इन्होंने भी कहा ना, संध्या समय, रात को नहीं, संध्या समय मतलब 6 बजे तक। इसके बाद भोजन नहीं खाना चाहिए, और ना ही किसी को अपना झूठा भोजन दे। अधिक मात्रा में ना खाएं कि चलो हमें 6 बजे के बाद तो कुछ नहीं खाना, जैसे ठूस ठूस के खा लो, ओवर ईटिंग कर लो, वो भी नुकसान करता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो होगा नहीं। सूर्य ढल जाता है, रात्रि आती है, तो हमारी जठर अग्नि भी शांत हो जाती है, वो अधिक भोजन को नहीं पचा पाएगी। और जो भोजन को पचाने में हमारी ऊर्जा लगेगी, वो हमारे सेल को रिपेयर करती है। जब हम सोते हैं तो वो एक ही काम करेगी, या तो हमारे सेल को रिपेयर करेगी या हमारे भोजन को पचाएगी। तो हमें क्या करना है? अपने सेल्स रिपेयर करवाने, अपने भोजन को पचाना, ये हमारी चॉइस है। हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमें उनकी देखभाल करने, या जो हमने ठूस ठूस के खा लिया सिर्फ एक जीभ के स्वाद में, हमें उसको पचाना है। इसका निर्णय हमें करना है। तो समझदारी इसी में है कि हमें अपने सेल की टूट फूट को ठीक करें, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हमें शाम के टाइम, रात के टाइम नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो शरीर है वो अपने भोजन को पचा के और बाकी के हमारे शरीर को ठीक करे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। स्नान गृह में कुछ सेवन न करें, क्योंकि वहां की अनिष्ट शक्तियां अन्न के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। हम्म। जो व्यक्ति जिस पत्ती की साधना करता है, उस पत्ती का आहार उसके उसके लिए लिए आवश्यक रहता है। हम्म। इसमें ताजे ऐसा बने।
जी ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि जो हमें कोई समझ ना आए हो, हमें उस पर दोबारा से डिस्कशन करना है। नहीं मैम। ओके। इन्होंने क्या दिया, यहाँ आगे ताजे बने खाद्य पदार्थों का सेवन करें। एक हम्म नीचे ये दी हुई है इन्होंने सारणी, हम्म ऋतु के अनुसार आहार के नियम, हम्म है ना। और नीचे दी गई सारणी में ताजा अन्न सेवन करने के लाभ और पहले से बनाए गए खाद्य पदार्थ के सेवन से होने वाली हानियां दी हैं। हम्म इनका अध्ययन करने से हम अपने अनुचित स्वभाव या आदत में परिवर्तन कर सकते हैं। अधिक अधिक ताजा अन्न खाने का स्वभाव बनाने से ही स्वस्थ अच्छा बना रहता है। हम्म ऋतुओं के अनुसार आहार के नियम। हम्म प्रत्येक ऋतु के अनुसार वातावरण में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन से समरस होने के लिए मनुष्य को आहार में भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है। पृथ्वी पर सामान्यतः ग्रीष्म और शीत ऋतु, ये दो ही ऋतु हैं। हिंदुस्तान में वर्षा, शीत, ग्रीष्म ऐसी तीन मुख्य ऋतु हैं। इनमें से प्रत्येक का पुनः दो ऋतुओं में विभाजन है, तो 6 हो गई। हम्म प्रत्येक ऋतु के 2 मास होते हैं और 6 ऋतुएं मिलकर एक एक वर्ष वर्ष बनता है। बनते हैं। जी। पूरी बसंत पृथ्वी में ऋतु देखो तो ना, पूरी वही पृथ्वी चीज पर तो दोबारा। सिर्फ दो ही हैं, गर्मी और सर्दी। एक जी भारत को छोड़ के हिंदुस्तान में 3 ऋतुएं हैं, जिसमें बारिश भी एक ऋतु मानी जाती है। बाकी जगह हम्म। गर्मी होती है या फिर बहुत ज्यादा ठंड होती है। जी ठीक है। और इसमें दो दो ऋतुओं के मास होते हैं और टोटल मिलके 6 ऋतुएं बनती हैं। अब वसंत ऋतु जी। का आहार। इन्होंने खाना वही बताया, बसंत ऋतु का आहार, हाँ जी। ग्रीष्म ऋतु का आहार। ये तो अभी पीछे भी देखा था मैम, उसका हाँ टाइम बिल्कुल। क्या अब लेकर इसमें क्या मैम। है कि इस ऋतु में हमें कौन से खाना खाना चाहिए, ये नाम बता दिए हैं। और इनको थोड़ा ध्यान में हम रखेंगे तो हम वैसे खाना को खाएंगे तो बीमारियों से हम बचे रहेंगे। लेकिन ऐसा जी क्यों खाएंगे? क्योंकि हमारा वात पित्त कफ दोष इनबैलेंस हो जाते हैं। कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु में हमारा पित्त दोष बढ़ता है। हेमंत ऋतु में हमारा कफ दोष बढ़ता है, वात कफ दोष बढ़ता है। बसंत ऋतु में हमारा कफ पिघलता है और वसा वो कफ जो संचित होता है वो एक्यूमुलेट होता है, जिससे कि सर्दी खांसी और हमें इस तरह के रोग होते हैं, जिससे हमें तीखा खाना खाना चाहिए, जिससे कि हमारा कफ मिल जाए। इस तरह ऋतुओं के अनुसार हमारा, इन तीनों ऋतुओं के अनुसार हमारा भोजन है। तो आप इसको देखिए, इसको पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन टाइम हो चुका है, 6 बज गए हैं। कोई नहीं मैम, देख लेंगे, पढ़ हम लेंगे। हम नेक्स्ट इसको उसमें। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जी स्वास्थ्य वर्धन हेतु नमक रहित व्रत के पालन का महत्व, ये जरूर इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है। ठीक है तो अब मैम। क्लास को खत्म करते हैं यहीं पर ही। ये ओके मैम। क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास में आते नहीं है, ये तो गलत बात है। ठीक है। ओके मैम। जय श्री कृष्णा बच्चे, मैम। आज का कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो तो आप अगले उसके लिए, क्लास के लिए रखिए इसको। हम अगले क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण।